तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा, जय गौरवाना, जय बड़ादेव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। अगर कि आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ये जो टॉपिक है पूरा समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मेरा नाम है भरत पंदराम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भरत पंदराम ऑफिशियल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निरोधक अधिनियम है, इसमें कुल अध्याय हैं 5 और इसमें कुल धाराएं कितनी हैं 23। और यह अधिनियम है जो अधिनियमित तिथि इसकी कितनी है 11 सितंबर 1989। 11 सितंबर मतलब कि यह 11 सितंबर को बन के तैयार हो गया था, लेकिन यह 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। तो लागू होने की तिथि क्या है 30 जनवरी 1990। यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि जो अपराधों की प्रकृति है, नेचर ऑफ क्राइम, वह क्या है। तो सबसे पहला इसमें क्या है, गैर जमानती, नॉन वैल्यूएबल। गैर जमानती मतलब कि क्या होता है कि इसमें जमानत नहीं मिलती है उस व्यक्ति को। अगर कि कोई STSC एक्ट लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसे क्या है, जमानत नहीं मिलती। ठीक है। उसके बाद क्या है, यह एक संचय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। संचय अपराध मतलब होता है कि उसे जब वो पुलिस वाले पकड़ने जाएंगे तो उसे कोई वारंट नहीं दिखाएंगे कि भाई ये तुम्हारा वारंट है और तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। तो इस तरह का यह क्या है, एक संचय अपराध है। इसमें वारंट, बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाती है। ये अपन को ST SC वाले जो समुदाय हैं के लोग हैं उनको यह प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। और यह क्या है, असमनीय अपराध है। असमनीय अपराध, नॉन कंपाउंडेबल। इसका मतलब होता है कि अक्सर क्या होता है कि अगर कि किसी के बीच में अगर कि लड़ाई झगड़ा जैसे हो जाता है, मार कूट हो जाती है, तो क्या होता है कि बाद में वह जब कोर्ट में जाने से पहले क्या है, अपने वो राजीनामा करने लगते कि भाई रहने दे यार, तू ऐसा ये कर ले वो कर ले, है ना। तो इसमें क्या होता है कि राजीनामा नहीं चलता है। ठीक है। तो यह क्या है, एक असमनीय अपराध है। ठीक है। यह अपन को ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। अगर कि कोई भी व्यक्ति ST SC उस पर लागू होता है तो उसको बेल भी नहीं मिलती। ठीक है। और वह बिना वारंट के गिरफ्तार हो जाता है। ठीक है। और क्या है, वह राजीनामा भी नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। आखिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम क्यों निकाला गया, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य यह था कि प्रोटेक्शन, जो हमारे निम्न वर्ग के समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, है ना, उनको एक प्रोटेक्शन देना। क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उनको एक प्रोटेक्शन दिया गया है और एवं राहत एवं पुनर्वास। तो उनके लिए जो सरकार की ओर से राहत भी मिलती है, उनको सरकार की तरफ से क्या होता है, जज मिल सॉरी जो वकील रहता है उन्हें सरकार की तरफ से वकील भी मिलता है और उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, पुनर्वास। ठीक है। सबसे मेन बात समझने की यह है कि यह जो है नॉन STSC लागू होता है। तो यह उन वर्ग के समुदाय के लोगों के ऊपर लागू होता है जो ST और SC में, ST एवं SC में नहीं आते। जैसे OBC हो गया, जनरल वाले हो गए, इन पर ये लागू होगा। ठीक है। अगर कि ST SC वाले पर कोई मुकदमा जैसे होता है तो उस पर ये एक्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन उस पर कार्रवाई जरूर होगी, कार्यवाही जरूर होती है। उसके बाद अपन देख लेते हैं संविधानिक उपबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला डेफिनेशन ऑफ SC ST की परिभाषा। तो आर्टिकल 366(24) अनुच्छेद 341 के तहत शामिल की गई जातियाँ, राष्ट्रपति राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श कर किसी जाति एवं वर्ग को SC का दर्जा दे सकता है। तो इसमें क्या है, जो अनुच्छेद 341 के तहत जितनी भी जातियाँ क्या है एक शामिल की गई थी, लिस्ट बना के शामिल की गई थी 341 में,
तो उसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है राज्य के राज्यपाल से क्या होता है, बात करता है कि किन किन जातियों को एससी वर्ग में का दर्जा देना चाहिए और किन को नहीं। और अगर कि उनकी जो लिस्ट बनाई जाती है वह आर्टिकल 366(24) में जोड़ दी जाती है। तो इसमें यह दिया गया है। आपको मेन बात यह समझनी है कि जो अनुच्छेद 341 के तहत ली गई जातियां हैं वह कहाँ पर मिलाई जाती हैं, आर्टिकल 366(24) में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा, यह एससी के लिए था, एससी की परिभाषा। ठीक है, एससी जाति के जो लोग होते हैं वह कहाँ पर मिलाए जाते हैं, उनकी अलग से जो लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, और ये है जो एसटी के लिए है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 366(25) अनुच्छेद 342 के तहत शामिल की गई जातियाँ राष्ट्रपति राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श कर किसी जाति या वर्ग को एसटी का दर्जा दे सकता है। इसमें भी वही बात दी गई है, लेकिन इसमें क्या है, अनुच्छेद 42 के तहत जितनी भी जातियाँ शामिल की गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है राज्य के राज्यपाल से क्या होता है, बातचीत करता है कि किन किन जाति या फिर वर्ग को एसटी में एसटी का दर्जा देना चाहिए। और जब उनकी लिस्ट बना ली जाती है तो वह कहाँ पर मिलाई जाती है, आर्टिकल 366(25) में जोड़ दी जाती हैं। यहाँ पर मैंने उसका ट्रिक भी ऐसा बना के दिया हुआ है कि जो एससी के लिए है वह आर्टिकल कौन सा लगता है, 341, और इसका जो लिस्ट बनती है उसको कहाँ पर मिला दिया जाता है, 366(24) में। ठीक है, 341 और 366, यहाँ 24 हो गया। तो यहाँ एसटी वालों, सबसे पहले आपको एससी देखना है, एससी फिर एसटी। एससी के लिए क्या है 341 और एसटी के लिए क्या है 342 आर्टिकल। ठीक है, 342 में जो भी जातियाँ मिलाई जाएंगी, मतलब कि अलग से उनका जो भी एसटी का दर्जा जिन्हें दिया जाएगा उनको कहाँ पर मिला दिया जाएगा, 366(25) में मिला दिया जाएगा जो भी लिस्ट बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस और दिए गए हैं। आर्टिकल जैसे 14 में दिया गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार है ना। लेकिन उन्होंने यह भी बोला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि के समान संरक्षण। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी जैसे वाद विवाद चलता है कि भाई जनरल वालों का 80 में होता है, इनका एसटी या फिर एससी वालों को 60 में हो जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो लोग यहाँ पर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है, जिन्हें भाई अगर कि मान लो कुछ जी यहाँ पर उनके पास सब चीज़ें हैं ना, और जिनके पास बहुत ही गरीब हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो अपनी जो संविधान है उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको एक लेवल पर लाने के लिए उनको क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर जब वो इक्वल आ जाएंगे, मतलब कि एक लेवल पर आ जाएंगे, तो उनका संरक्षण हटा दिया जाएगा और फिर सबको समानता का अधिकार हो जाएगा। तो उन्होंने सबको समानता का अधिकार तो दिया है, लेकिन उन्होंने यह भी बोला है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको एक लेवल पर लाने के लिए उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो संरक्षात्मक विभेद करते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्टेंटिंग। इसका मतलब कि उनको जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको क्या संरक्षण देते हैं, है ना। यहाँ पर फिर क्या था कि इसके बाद अपन चौथा पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, शैक्षणिक संस्थान में एसटी एससी आरक्षण, मतलब कि एसटी एससी रिजर्वेशन देने चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यह बात अनुच्छेद 15 में दी गई हुई है। तो पहले शिक्षा देंगे फिर जब तभी तो रोजगार देंगे। तो अनुच्छेद उनको रोजगार कह में रखा गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में एससी एसटी आरक्षण, मतलब कि रोजगार में भी उन्हें क्या आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 17 दिया था। अनुच्छेद 17 में क्या दिया हुआ है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। क्या होता है कि यह छुआछूत क्या है, पूरा तरह से बंद होना चाहिए कि भाई तुम नीची जाति को, या फिर मैं उच्च जाति का हूँ तुम नीची जाति के हो। तो संविधान के अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई तुम ऊंची जाति के हो तुम नीची जाति को। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान दिया गया है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, विशेषकर एसटी एससी
वर्ग के नागरिक हैं, ठीक है, उनको क्या है, शोषण एवं सामाजिक अन्याय से बचाना। यह अनुच्छेद 46 में दिया गया है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जैसे कि ST SC वाले हैं, उनको शोषण व सामाजिक अन्याय से बचाना, ठीक है। फिर क्या है, अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद 243D में क्या दिया हुआ है, पंचायत में ST SC आरक्षण, रिजर्वेशन, ST SC रिजर्वेशन इन पंचायत। तो पंचायत में ST SC वालों को रिजर्वेशन होनी चाहिए, उनकी भी सीट रिक्त होनी चाहिए। फिर क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 243D में क्या दिया हुआ है, नगर पालिका में ST SC आरक्षण। जो नगर पालिका होती है उसमें भी ST SC वालों को आरक्षण होने चाहिए। तो ये अपन को बहुत ही विशेष प्राविधान दिए गए हैं ST SC वालों के लिए, यह आपके लिए जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अनुच्छेद 330 में क्या दिया हुआ है कि लोकसभा में ST SC आरक्षण। तो लोकसभा में ST SC वालों को भी आरक्षण देना चाहिए। और जो लोकसभा में SC वालों की जो सीटें हैं वह कितनी है, 84, और जो ST वालों की सीटें कितनी है, 47। ये अलग से संरक्षित होनी चाहिए, आरक्षण उन्हें दिया गया है क्योंकि। और अनुच्छेद 332 में क्या दिया हुआ है, राज्य विधानसभा में ST SC आरक्षण। जो राज्य विधानसभा, यहाँ पर आप समझ लीजिए जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वह लोगों के द्वारा होता है ना। तो जो 84 सीटें हैं SC वाली वह लोगों के द्वारा ही चुनी जाएंगी, और जो 47 सीटें हैं वह भी लोगों के द्वारा ही चुनी जाएंगी ST वाली। यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 332 में क्या दिया हुआ है, राज्यपाल विधानसभा में ST SC आरक्षण। जो राज्य विधानसभा है उसमें भी ST SC को आरक्षण देने चाहिए। जैसे कि MP में क्या है, जो SC वालों की क्या है 35 सीटें हैं, और ST वालों की कितनी है, 47। यहाँ पर ST शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा हैं और शेड्यूल कास्ट वाले कम हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको मैंने आगे लिखा नहीं है, आगे मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 338 में क्या दिया हुआ है कि जो SC आयोग एक बनाया जाएगा, ठीक है, यह SC आयोग बनाया जाएगा, यह अनुच्छेद 338 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 338A में क्या दिया हुआ है कि ST आयोग बनाया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौरवाना, जय बड़ा देव।